हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या क्या है समझेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। जब हमें प्रॉब्लम अच्छे से समझ आएगा तभी हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो एक्चुअली में होता क्या है, मान लीजिए आप एक वेबसाइट बना रहे हैं रिएक्ट से, और ये आपके कंपोनेंट का स्ट्रक्चर है। आपके पहले में एफ जेएस है, फिर आपका कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2, और कंपोनेंट 2 के अंदर में कंपोनेंट 8, 15, 16, 17 इस तरह से है। तो मान लीजिए आपने आपका स्टेट जो है एफजेएस में बना रखा है, और अगर आप उसको कंपोनेंट 17 में एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? आप करेंगे एफजेएस से सबसे पहले स्टेट को एज अ प्रॉक्स पास करेंगे कंपोनेंट 2 में, कंपोनेंट 2 से पास करेंगे प्रॉक्स को कंपोनेंट 8 में, कंपोनेंट 8 से पास करेंगे प्रॉक्स को कंपोनेंट 15 में, 15 से 16 में और 17 में। तो जो आपका स्टेट ऐप में था उसको आपको 17 में लाने के लिए आपको इतना सारा नीचे जाना पड़ा, मतलब इसको बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। और अगर मान लीजिए आप एक काउंटर बना रहे हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, और आपने कंपोनेंट 17 में उसने एक बटन बना रखा है जिस बटन को क्लिक करने से उस काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो आपको जो है वो वाला फंक्शन यहाँ ऐप में बनाने के बाद आपको नीचे से ऊपर भेजना पड़ेगा। मतलब पहले 16 में भेजेंगे, फिर 15 में भेजेंगे, फिर 8 में भेजेंगे, फिर 2 में, फिर ऐप में जाएगा। इस तरह से आपको मल्टीपल स्टेप्स जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो ये आपका ऐप में जो है आपका स्टेट है, आपको 17 में भेजना है, तो इतने सारे मीडिएटर से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सबसे पहले कोड में समझते हैं। आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई में यूज कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम को समझना है पहले। सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, यूज कॉन्टेक्स्ट बहुत बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आप प्रॉब्लम को समझें कि क्या प्रॉब्लम है। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक जो है क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कॉन्टेक्ट कंपोनेंट 2 कंपोनेंट 8 है, इसको हम पहले कोड में समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन में आएंगे। तो मैंने यहाँ पर वीएस कोड ओपन कर रखा है, और वीएस कोड में सिंपल एक रिएक्ट ऐप बना रखा है। तो आप क्या करेंगे, आप अपना टर्मिनल ओपन कीजिए। टर्मिनल ओपन करने के बाद आप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करेंगे, जिससे कि आपका न्यू ऐप बन जाएगा। अभी मैं ब्राउजर में दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। तो ब्राउजर में दिखाता हूँ मैं आपको। इसको मैं बंद कर दूंगा। तो ये देखिए ऐप कुछ ऐसा, अभी कुछ है ही नहीं इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा ही बनाते हैं। हम कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 बनाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट नाम से। एक फ़ोल्डर बनाऊँगा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट नाम से फ़ोल्डर बनाऊँगा। उसमें मैं बनाऊँगा कंपोनेंट 1। तो मैंने बनाया C1 डॉट जैसे C1 यानी कि कंपोनेंट 1। RAFC कर दिया फॉर मोमेंट, RAFCE, RFC कर दिया। इस तरह से मैं एक और फ़ोल्डर बनाऊँगा, एक और फाइल बनाऊँगा, सॉरी, कंपोनेंट C2 डॉट जेएसएस, कंपोनेंट 2 डॉट जेएसएस, RAFCE, RAFCE, और एक और मैं बनाऊँगा C3। पहले प्रॉब्लम को समझिए। जब आप प्रॉब्लम को समझ जाएँगे, आपका इसको सॉल्यूशन समझ आ ही जाएगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपको समझ आ ही जाएगा। हम इसमें एक और बनाएँगे C4 डॉट जेएसएक्स, C4 डॉट जेएसएक्स RAFCE, ठीक है, RAFCE, ठीक है, इस तरह से, ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम C4 को C3 में डिस्प्ले कराएंगे, C3 को C2 में, C2 को C1 में। देखिए इस तरह से, मतलब कि हाँ, जो है आपका जो कंपोनेंट 16 है, कंपोनेंट 17 है, वो 16 में आता है, 16 15 में आता है। तो उस तरह से हम कुछ डिस्प्ले कराते हैं। तो हम क्या करेंगे, C3 में इंपोर्ट करेंगे। मैं यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट करूंगा इंपोर्ट C4, इंपोर्ट C4, और यहाँ पर मैं डिस्प्ले कराऊंगा C4 को। तो मैंने यहाँ पर H1 में क्या कर दिया, मैंने C3 लिख दिया, और यहाँ पर हम C4 वाले कंपोनेंट को यहाँ पर जो है कॉल करेंगे। सिमिलरली C2 में मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया C3 को, और यहाँ पर जो है हम जो है H1 करेंगे। यहाँ पर हम H1 करेंगे, H1 में हम करेंगे C2, ताकि पता चले कि हम किस कंपोनेंट में हैं, किस कंपोनेंट में है वो भी पता चले, और यहाँ पर हम C3 कर देंगे। इसी तरह से C1 में जाएंगे, और C1 में भी मैं इंपोर्ट करूंगा C2 को। आप इंपोर्ट कीजिए C2 को, और C2 को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आप H1 में यहाँ पर C1 लिखिए, ताकि पता चले कि हम अभी C1 कंपोनेंट में हैं। और ये करने के बाद आपको करना है C2, और जो है ये C1 को हम कहाँ इंपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट कर लेते हैं ऐप में, हमारे मेन में, जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है रिएक्ट ऐप का। इंपोर्ट करेंगे C1 को, और C1 को इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ पर H1 में लिखेंगे C1 लिखेंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ पर
जो है आपका C1 को कॉल कर देंगे और C1 करने के बाद और C4 में भी हम क्या करते हैं, C4 में हम इसको H1 में रख लेते हैं, H1 में, और यहाँ पर आप C4 कर दीजिए। तो अभी ब्राउज़र में देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो अभी इस तरह से कुछ शो हो रहा है। एक काम कर सकते हैं हम, ये जो यहाँ ऐप में C1 की जगह हम करते हैं ऐप, यहाँ पर ऐप कर लेते हैं, ऐप 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 कर लेंगे। तो अभी कुछ ऐसा शो होगा कि ऐप है, फिर C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम ऐप में एक स्टेट बनाते हैं और उस स्टेट को C4 में ट्राई करते हैं एक्सेस करने की और एक्सेस करने की। तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई जो है आप जो C4 को जो है यहाँ दिखा रहे हो C3 में, इससे बेटर है कि आप उसको एप्लीकेशन में दिखा दो, लेकिन हमें वो नहीं दिखाना। मान लीजिए आप कुछ ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं जहां पर जो है ये आपको C4 को C3 में दिखाना पड़ जा रहा है। ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं ना कि जब आपको C3 को C4 में दिखाना पड़ जाए और आपको वहां पर स्टेट यूज करना पड़े। तो हम क्या करते हैं, ऐप जैसे मैं एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो कॉन्स्ट ओबीजे बना लिया और ओबीजे में मैं क्या करूंगा, मैं डाल दूंगा नेम। यहाँ पर मैंने कर दिया नेम कर दिया और नेम में पास कर दिया सुमन। इस तरह से मैंने पास कर दिया। तो मुझे इस नेम को C4 में दिखाना है, यहाँ पर दिखाना है, मतलब यहाँ पर C4 में आना चाहिए, सुमन आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, आप कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, आप पहले सबसे पहले तो आप एफजेएस में जाएंगे। एफजेएस में जाने के बाद यहाँ पर जो है आप ओबीजे करेंगे, ओबीजे इक्वल टू एज अ प्रॉक्स पास करेंगे ना ओबीजे को, इस तरह से आप ओबीजे पास करेंगे। तो मैं इसको तो कॉपी कर लूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा क्योंकि बार बार ही काम करना है। फिर आप C1 में आएंगे, C1 में जो आपने प्रॉक्स पास किया था उस ओबीजे को यहाँ पर लेंगे और C2 में सेम करेंगे, ओबीजे इक्वल टू ओबीजे करेंगे। फिर फिर जो है जो नॉर्मली आप करते हैं, आप ऐसे ही तो प्रॉक्स पास करते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। फिर इस तरह से आप ओबीजे लेंगे और यहाँ पर C3 में भी ओबीजे करेंगे। फिर आप C3 में आएंगे, C3 में भी आप ओबीजे लेंगे, जो भी वहां पर आपने पास कर रखा है ओबीजे लेंगे और यहाँ पर भी आप जो है ओबीजे करेंगे। मैं प्रॉब्लम को समझा रहा हूँ कि प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि आपको एक बार प्रॉब्लम समझ में आ गया तो सोल्यूशन उसका बहुत ही आसान है। ओबीजे आप प्रॉब्लम को ना समझेंगे, डायरेक्ट सोल्यूशन में जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। अब ओबीजे आ गया, अब यहाँ पर हमारा C4 आखिरी कंपोनेंट है। तो अगर मुझे उस नेम को डिस्प्ले कराना है तो मैं क्या करूंगा, आप कैसे करते हैं, ऐसे प्रॉप्स को ऐसे पास करने के बाद आप क्या करते हैं, ओबीजे डॉट नेम कहते हैं ना, यहाँ पर हमने नेम पास किया था, हमने यहाँ पर नेम किया था। अगर मैं यहाँ पर नेम की जगह अगर मैं आईडी करूं और आईडी में अगर 10 दे दूं, तो अगर आपको आईडी को एक्सेस करना होगा तो आप कैसे करते हैं, आप कुछ इस तरह से करते हैं ना कि ओबीजे किया, इस तरह से आपने ओबीजे किया, ओबीजे डॉट आईडी करते हैं। तो अभी हम देखेंगे तो हमारा ये C4 आईडी नेम आ रहा है। तो एक छोटे से काम के लिए हमें कितना ज्यादा प्रॉप्स ड्रिलिंग करना पड़ा। हमने सबसे पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ये स्टेट भी हो सकता था, मैंने नॉर्मली ऑब्जेक्ट बना लिया समझाने के लिए। इसको मैंने सबसे पहले C1 में पास किया एज अ प्रॉप्स, फिर इसको C1 में एज अ प्रॉप्स मैंने इसको एक्सेप्ट किया, फिर उसको C2 में पास किया, फिर C2 में एक्सेप्ट किया, C3 में पास किया, C3 में एक्सेप्ट किया, C4 में पास किया और मैं जाके C4 में इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो यानी कि हमारा इस एफ.जेएस में हमारा स्टेट था, इसको मैंने C2 में पास किया, फिर उसके निचले वाले कंपोनेंट में, फिर निचले कंपोनेंट में, फिर निचले में और लास्ट में जाके मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो कितना कॉम्प्लेक्स काम करना पड़ा है, ठीक है। अभी हमारा ऐप छोटा है, अभी केवल 4 ही फाइल्स हैं, 4 ही कंपोनेंट है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप एक बहुत बड़ा ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पर जो है आपके 40-50 कंपोनेंट होंगे, तब आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपका बहुत टाइम निकल जाएगा और आप जो है कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि कौन सा कहाँ पास हो रहा है। तो अभी तो आपने पेरेंट से चाइल्ड में पास किया डेटा, पेरेंट से ऐप में पेरेंट था, चाइल्ड में पास किया। अगर आपको चाइल्ड से मतलब कि C4 से ऐप में पास करना है नीचे, मतलब कि चाइल्ड से पेरेंट में पास करना है, तो फिर आपको फिर यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और यहाँ से नीचे पहले आप C3 में पास करेंगे, फिर C2 में पास करेंगे, फिर C2 में, C2 से C1 में, फिर जाके ऐप अपडेट होगा। तो ये कितना कॉम्प्लेक्स काम है। तो इसी को सॉल्व करता है हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई, इसी को जो आप ये प्रॉप्स डील करते हैं, इसी को सॉल्व करता है हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करता है कि आपके पूरे ऐप को जो है वो रैपअप कर लेता है। पूरे ऐप को, उसमें एक स्टेट होता है जो आप यहाँ पर स्टेट बना रहे हैं, जो यहाँ पर आप डेटा बना रहे हैं, जो आपने ऐप में डेटा बनाया है, ये डेटा सेंटर है। इस डेटा सेंटर को यहाँ ना बनाकर आप उसको कॉन्टेक्स्ट में बनाएंगे, कॉन्टेक्स्ट के स्टेट में बनाएंगे और उस कॉन्टेक्स्ट के स्टेट से आप पूरे ऐप को रैपअप करेंगे। जिस तरह से आप रिएक्ट राउटर में ब्राउज़र राउटर से पूरे ऐप को रैपअप करते हैं, उसी तरह से कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी आपको पूरे ऐप को रैपअप करना होगा कॉन्टेक्स्ट के स्टेट से।
तो देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई आप कैसे यूज करेंगे। तो आई होप कि आप प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ये प्रॉप्स ड्रिलिंग से बचने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एसआरसी में एक फोल्डर बनाना है। आप इसको कंपोनेंट के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं कंपोनेंट के अंदर में नहीं बना रहा हूँ। आपको यहाँ पर फोल्डर बनाना है कॉन्टेक्स्ट। इसका नाम कॉन्टेक्स्ट ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट बना लिया। इसमें एक और हम फोल्डर बनाएंगे, हम डेटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसका नाम डेटा कॉन्टेक्स्ट क्यों रखा, देखिए अभी जो है मैं डेटा यूज कर रहा हूँ तो मैं डेटा कॉन्टेक्स्ट रख लिया। आपका जो मन है वो नाम रख सकते हैं। और अलग से हम फोल्डर क्यों बना रहे हैं, उसका रीजन ये है कि हमारे पास केवल एक ही कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, हमारे पास मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। जैसे हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हैं तो हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए हो गया। हम डेटा फेच कर रहे हैं तो फेच डेटा के अलग से कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। तो हम जो है अभी डेटा कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं तो उसका उसका मैंने फोल्डर का नाम रख दिया डेटा कॉन्टेक्स्ट। तो आप जो है जब भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे आप उसको एक फोल्डर में रखते जाएंगे। तो मैं यहाँ पर डेटा कॉन्टेक्स्ट कर देता हूँ। इसे पता चल रहा है कि ये डेटा कॉन्टेक्स्ट है, डेटा कॉन्टेक्स्ट। अब डेटा कॉन्टेक्स्ट करने के बाद ये सारी चीजों को तो अभी तो फिलहाल बंद कर देंगे, ये सारी चीजों को बंद कर दो, ठीक है, ऐप को भी बंद कर देंगे। डेटा कॉन्टेक्स्ट बनाने के बाद आपको यहाँ पर दो फाइल बनानी है। एक बार आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करना समझ गए, सिंटेक्स को समझ गए, तो आप उसको 10 बार के 1000 बार यूज करो, वो चेंज नहीं होगा। रिएक्ट इतने सारे वर्जन आ चुके हैं, अपडेट हो रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट का सिंटेक्स कभी भी अपडेट नहीं हुआ, वो एज इट इज वैसा ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि उससे और सिंपल हो नहीं सकता, ठीक है। तो अभी आपको एक फोल्डर बनाना है, आपको एक फाइल बनाना है। फाइल का नाम होगा डेटा कॉन्टेक्स्ट। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं रखता हूँ डेटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएसएक्स। आप एक फाइल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन आप हमेशा दो फाइल बनाएं, उससे कोड जो है अच्छा दिखता है, आपको समझ आता है कि अच्छा ये चीज हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को रिएक्ट से। उसके बाद ये जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट होता है एक फंक्शन होता है, आप इसको एक वेरिएबल में रख लीजिए, कॉन्स्ट डेटा कॉन्टेक्स्ट। मैं इसका नाम डेटा कॉन्टेक्स्ट रख दिया, डेटा कॉन्टेक्स्ट। और डेटा कॉन्टेक्स्ट में आप क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को कॉल कर दो, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट कॉल कर दो। और इसको आप जो है एक्सपोर्ट कर दो ताकि आप इसको बाहर यूज कर सको। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दो आप डेटा कॉन्टेक्स्ट को, डेटा कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट कर दिया। बस 3 लाइन का कोड लिखना है इस फाइल में, 3 लाइन का कोड इस फाइल में लिखना है। अगर आप कोई दूसरा कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे तो बस आप नाम चेंज कर देंगे, बाकी 3 लाइन का कोड आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक और फाइल बनाना है। अब देखिए समझिए, यहाँ पर जो एफ जेएसएक्स है, हमने यहाँ पर स्टेट बनाया था, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया था, ये हमारा डेटा है। इस डेटा को हमने बाकी कंपोनेंट में प्रॉप्स के थ्रू पास किया था। तो हम क्या चाहते हैं, ये स्टेट को यहाँ मतलब ये डेटा को, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ ना बनाकर हम उसको कहीं और बनाएं, ताकि हम पूरे ऐप से कहीं पर भी उसको एक्सेस कर पाए। तो हमें एक और फाइल की जरूरत पड़ेगी, उस फाइल का नाम होगा आपका डेटा स्टेट। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं रख रहा हूँ डेटा स्टेट, ताकि ये इससे पता चलता है कि ये स्टेट का डेटा है। डेटा स्टेट STAT होता है, स्टेट डॉट जेएसएक्स, ठीक है। स्टेट डॉट जेएसएक्स। और जो आप नॉर्मली करते हैं RFC कीजिए, सबसे पहले RFC कर दीजिए, ठीक है। RFC कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपने डेटा कॉन्टेक्स्ट बनाया है उसको तो सबसे पहले इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कीजिए आपका डेटा कॉन्टेक्स्ट स्लैश डॉट स्लैश डेटा कॉन्टेक्स्ट से। उसके बाद ये डेटा कॉन्टेक्स्ट इसको आप कैपिटल में इंपोर्ट कीजिए, कैपिटल में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप बस देखते जाइए, मैं आपको समझाता हूँ, अब बस देखते जाइए। ये जो आपका ड्यू है इसको आपको डेटा कॉन्टेक्स्ट करना है, डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ठीक है। डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर ये आपको लिखना है, ये सिंटेक्स है, आपको समझ आ जाएगा, बस आप देखते जाइए। तो यहाँ पर आपको प्रॉप्स लेना है, यहाँ पर आपको प्रॉप्स लेना है। और प्रॉप्स लेने के बाद यहाँ पर आपको करली ब्रैकेट में प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन करना है, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन करना है। तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये जो है ये सिंटेक्स है, मैंने 12 लाइन का कोड लिखा है, ये सिंटेक्स है। जैसे आप फॉर लूप का सिंटेक्स ऐसा होता है, फॉर लिखते हैं, इंट आई बराबर 0 लिखते हैं, आई लेस देन या ग्रेटर देन, मान लीजिए आई लेस देन 5 लिखा, आई प्लस सबसे लिखा, इस तरह से लिखते हैं। मतलब कि जब भी आपको फॉर लूप यूज करना होता है आप इस तरह से सिंटेक्स लिखते हैं, है ना। आई लिखेंगे इस तरह से। अब जो है आपके नीड के अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई करते हैं। तो उसी तरह जब मुझे कॉन्टेक्स्ट यूज करना होगा तो मैं इस तरह से ये सिंटेक्स लिखूंगा। ये सिंटेक्स है, ये कॉमन है, जब भी आप कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे इतना लाइन का कोड आपको लिखना कॉमन है। ये कॉमन हर जगह इतना ही लिखना है, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। आप इसको जो है इतना लिखना ही है, इसमें आपको कुछ नया चीज नहीं, इसको लिखना ही है एनी हाउ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम एक वैल्यू पास करेंगे, वैल्यू पास करेंगे एज एन ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है। अब वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो वैल्यू अब मैं लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो वैल्यू होगा आपका स्टेट, आपका डेटा। तो जो हमने यहाँ पर ये जो बनाया था ऑब्जेक्ट, ये जो बनाया था, इसको यहाँ ना लिख के हम इसको यहाँ यहाँ लिखेंगे। हम जो यहाँ बनाएंगे इसको ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और इसको हम पास कर देंगे ऑब्जेक्ट ओबीजे, ठीक है। तो इसको हम ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो अगर आपने इसका नाम ओबीजे रखा है तो आप ओबीजे पास करेंगे, अगर आपने इसका नाम कुछ और रखा होता तो यहाँ पर कुछ और पास करते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि अब हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने एक कॉन्टेक्स्ट नाम का फोल्डर बनाया, उसमें डेटा कॉन्टेक्स्ट बनाया, डेटा कॉन्टेक्स्ट नाम का एक और फोल्डर बनाया, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, तो हमने डेटा कॉन्टेक्स्ट को सेपरेट कर दिया। उसमें हमने एक डेटा कॉन्टेक्स्ट नाम का फाइल बनाया, उसमें हमने 3 लाइन का कोड लिखा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखा, जो कि हमने रिएक्ट इंपोर्ट किया, और उसको जो है एक वेरिएबल में रख लिया, डेटा कॉन्टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में। इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, और हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। क्यों एक्सपोर्ट किया? ताकि हम बाकी कंपोनेंट में यूज कर सकें। अब जो है हमें एक स्टेट की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि हमारा डेटा सेंटर होगा ना कहीं कहीं, तो हमें डेटा को रखना पड़ेगा। तो हमने जो है एक डेटा स्टेट नाम से एक कंपोनेंट बनाया, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है। सबसे पहले आपने RAFC किया, जिससे एक नॉर्मल रिएक्ट जो जनरेट होता है कंपोनेंट, वो जनरेट हो गया। आपने जो डेटा कॉन्टेक्स्ट बनाया था ये वाला, इस डेटा कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर आपने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद जो आप रिटर्न कराते थे, नॉर्मल ड्यू रिटर्न कराते थे या फ्रेगमेंट रिटर्न कराते थे, उसकी जगह आपने आपने डेटा कॉन्टेक्स्ट किया, डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर किया, जो कि प्रोवाइड करेगा, और वहां पर आप वैल्यू करेंगे, और ये जो वैल्यू होगा आपका जो होगा यहाँ पर डेटा होगा, स्टेट होगा। अगर आप स्टेट बनाएंगे तो आप यहाँ पर स्टेट पास करेंगे, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जो नाम यहाँ है वो नाम आपको यहाँ होगा। और ये props डॉट चिल्ड्रेन, props डॉट चिल्ड्रेन का मतलब ये है कि आपने जो है इस तरह से डेटा बनाया, आपके ये सारे चिल्ड्रेन होंगे, ये सारे चिल्ड्रेन होंगे, इस सारे चिल्ड्रेन को वो जो है रेप अप कर लिया, यानी कि डेटा जो है पास कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपको इतना समझ आ गया। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्टेट बनाऊंगा, तो यूज स्टेट आप यहाँ पर यूज स्टेट, यूज इफेक्ट सब यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूज स्टेट किया, यूज स्टेट से रिपीट किया, और यहाँ पर मान लीजिए मैं काउंटर बनाता हूँ, काउंटर की इनिशियल वैल्यू मैं 0 रखता हूँ। अगर मान लीजिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप कैसे इस तरह से, यहाँ पहले आपने ऑब्जेक्ट पास किया, ऑब्जेक्ट लिख लिया, आप स्टेट कैसे पास करेंगे, तो इस तरह से नॉर्मल जैसे आप स्टेट बनाते हैं वैसे स्टेट ही बनाएंगे, कॉमा करके जो काउंटर है, आप काउंटर देना चाहते हैं, ये जो काउंटर इसको देना चाहते हैं तो काउंटर दे दीजिए। सेट काउंटर भी हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हम बाद में एक बटन बनाएंगे तो उसे काउंटर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो हमें सेट काउंटर की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ से सेट काउंटर भी दे सकते हैं, सेट काउंटर भी आप दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टेट बनाओगे तो स्टेट का जो नाम है वही पास होगी, इस तरह से आपने पास कर दिया। ओके, तो ये तो हमारा डेटा स्टेट हो गया, डेटा कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब जो है हमारे ऐप को हमें ये डेटा स्टेट से रिपअप करना पड़ेगा, ये डेटा स्टेट से रिपअप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऐप में अभी कोई स्टेट ही नहीं है ना। जैसे आप रिएक्ट राउटर में ब्राउजर राउटर से रिपअप करते हो, उसी तरह आपके ऐप को जो है आपको डेटा स्टेट से रिपअप करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले तो इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कीजिए डेटा स्टेट फ्रॉम, याद रखिएगा ऐप को जो है आप डेटा स्टेट से रिपअप करोगे, कॉन्टेक्स्ट से नहीं। ऐप को आप ऐप जेस को डेटा स्टेट से रिपअप करोगे। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक फ्रेगमेंट बनाइए, और फ्रेगमेंट बनाने के बाद इसको आप नीचे ले जाइए एकदम लास्ट, इसको ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो डेटा स्टेट बनाया है, डेटा स्टेट से पूरे ऐप को, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो स्टेट है, हमारा डेटा है, वो पूरे ऐप के लिए अवेलेबल हो, पूरे ऐप के लिए अवेलेबल हो। तो पूरे ऐप के लिए अवेलेबल कब होगा, जब आप जो है पूरे ऐप को आप रेपअप कर दोगे। इसलिए हमने डेटा स्टेट से पूरे रेपअप कर दिया। और ये जो ऑब्जेक्ट अभी हमने पास किया था ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसको आप डिलीट कर दीजिए। आप सारे कंपोनेंट में जाएंगे, C2 में जो हमने पास किया था, ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ों को आप डिलीट कर दो, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। आप C2 में जाइए, C2 में जाने के बाद भी ये मैंने आपको समझाने के लिए गया था कि प्रॉब्लम क्या है। बस कुछ लाइन का ही कोड है कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, कुछ लाइन का कोड लिखना है और आपका काम हो गया। क्योंकि जब आप कोई भी बड़ा एप्लीकेशन बनाएंगे, चाहे वो ई-कॉमर्स ऐप बनाए, चाहे वो ब्लॉगिंग ऐप बनाए, चाहे वो चैटिंग ऐप बनाए, आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करने की जरूरत पड़ ही जाएगी। आप हमेशा प्रॉप्स व्रॉप्स नहीं कर सकते, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में हर बार पास करना वो एफिशिएंट वे नहीं है। तो इस तरह से आप जो है फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दिया, ठीक है। अब जो है हमने क्या किया है अब तक, मैं सारे कंपोनेंट को डिलीट कर दूंगा, बंद कर दूंगा। हमने अपने ऐप को जो है डेटा स्टेट से रिपअप कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है स्टेट बनाया, स्टेट को हमने एज ए वैल्यू पास कर दिया, इस तरह से आपको वैल्यू लिखना है, ये सिंटेक्स है।
और ऑब्जेक्ट के तौर पर डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आप यहाँ पर नाम पास करेंगे। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह अगर मान लीजिए इसका नाम अगर नेम होता तो मैं ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पर नेम पास करता, ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पर मैं नेम पास करता, ठीक है। लेकिन हमने ऑब्जेक्ट नाम दिया था तो आप ऑब्जेक्ट ही देंगे, जो नाम रहेगा वो पास करेंगे। अब जो है हमारा ऐप जो है पूरी तरह से रैप अप हो चुका है डेटा स्टेट से। हमें इसको अपने C4 कंपोनेंट में यूज करना है। C4 में हुआ था ना, C4 में यूज करना है। वो हमने देखा था ना कि हमारा ये जो C1 है ऐप के अंदर इंपोर्ट है, C2 है C1 के अंदर इंपोर्ट है, C3 है C2 के अंदर इंपोर्ट है और C4 जो है C3 के अंदर इंपोर्टेड है। मतलब कि कुछ इस तरह से C17 C16 के अंदर इंपोर्ट है, 16 15 के इस तरह से। तो हम चाहते हैं कि ये लास्ट वाले कंपोनेंट में ये जो हमने कॉन्टेक्स्ट में स्टेट बनाया है उसको एक्सेस करें। तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो आपको क्या करना है, जिस कंपोनेंट में आप एक्सेस करना चाहते हैं उस कंपोनेंट में आ जाइए। तो मैं अभी फिलहाल C4 में उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं C4 में आ गया हूँ। C4 में आने के बाद आपको इंपोर्ट करना है कॉन्टेक्स्ट को, इंपोर्ट करना है डेटा कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है। अगर आपके में ये सजेशन नहीं आता आप इसको टाइप कर लीजिए डॉट डॉट स्लैश कॉन्टेक्स्ट स्लैश डेटा कॉन्टेक्स्ट स्लैश डेटा कॉन्टेक्स्ट, इसको आप टाइप कर लीजिए, ठीक है। तो हम जो है इसको डेटा कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे। याद रखिएगा आपके ऐप को आपको रैपअप करना है डेटा स्टेट से, और जब भी आप यूज करना है उसको तो आप डेटा कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे, डेटा स्टेट को इंपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत लोग गलती करते हैं डेटा स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, वो इंपोर्ट नहीं करना। आपने डेटा स्टेट से अपने ऐप को रैपअप कर दिया तो मतलब कि स्टेट आपके ऐप में आ चुका है। आप जो है आप कॉन्टेक्स्ट को यूज करना है, ठीक है। और आपको इंपोर्ट करना है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक को। तो आप यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट एंटर करेंगे तो वो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर इंपोर्ट नहीं होता तो आप मैन्युअली टाइप कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट डी नाम से, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा यूज कॉन्टेक्स्ट को कॉल करूंगा। और यूज कॉन्टेक्स्ट में जो आपका डेटा कॉन्टेक्स्ट है इसको पास कर देना है। अब इसको पास क्यों कर रहे हैं, डेटा कॉन्टेक्स्ट को क्यों पास कर रहे हैं? उसका रीजन ये है कि हमारे पास बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं कि हमने यहाँ पर अभी तो डेटा कॉन्टेक्स्ट बनाया, हो सकता है हम भविष्य में ऑथेंटिकेशन के लिए ऑथ कॉन्टेक्स्ट बनाएं, तो हमें ऑथ कॉन्टेक्स्ट में ऑथ कॉन्टेक्स्ट का फाइल होगा, ठीक है। तो वो हम जो है वहां पर यूज कॉन्टेक्स्ट में ऑथ कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे हमारे पास डेटा कॉन्टेक्स्ट है इसलिए हमने यूज कॉन्टेक्स्ट में डेटा कॉन्टेक्स्ट पास किया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल लॉग करते हैं डी कि डी में है क्या। तो डी में क्या होना चाहिए, जो आपने डेटा स्टेट में बनाया है पास क्या है, ये तीन चीज ऑब्जेक्ट काउंटर सेट काउंटर ये होना चाहिए। तो देखते हैं कंसोल में, तो आप इसको क्लीन करें और इसको रिफ्रेश कर दें। रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि ये आ चुका है आपका। हमने ऑब्जेक्ट पास किया था, ऑब्जेक्ट में नेम था और आईडी था। आप ये देखिए जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पास किया था ओबीजे में आपका नेम था और आईडी था। आपने काउंटर पास किया था तो यहाँ पर काउंटर आ रहा है, काउंटर की वैल्यू 0 है। और आपने सेट काउंटर पास किया था तो सेट काउंटर तो फंक्शन होता है, दूसरा फंक्शन होता है इस तरह से। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और पास करता हूँ, मैं यहाँ पर कॉन्स पास कर दिया, एपीआई पास कर दिया। एपीआई में क्या कर दिया मैंने, एपीआई नेम कर दिया, एपीआई नेम में मैंने कर दिया एपीआई नेम, इसको कॉलन करना था, इसको मैंने कर दिया जेसन कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर एपीआई पास कर दूं, एपीआई पास करूं तो देखिए वहां पर स्टेट में एपीआई आ जाएगा हमारे कंसोल लॉग में। इसको आप जो है क्लीन कर दो और मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए वहां पर ऑब्जेक्ट तो पहला आ गया, एपीआई भी आ चुका है, वहां पर एपीआई आ चुका है, एपीआई में है। इसको ओपन करेंगे, एपीआई नेम है जेसन, आपका ऑब्जेक्ट पास किया था नेम आईडी आ गया, आपका काउंटर 0 आ गया, सेट काउंटर आ गया। तो मतलब कि जो हम इधर पास किए थे वो हम यहाँ पर C4 में ले पा रहे हैं। अब इसको डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले कराना बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर एक स्पेस दे दीजिए और स्पेस देने के बाद आप जैसे नॉर्मली डिस्प्ले कराते हैं डी डॉट करेंगे, डी डॉट करके आप सब एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या क्या एक्सेस करना है हमें करना है ऑब्जेक्ट। तो डी डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर में नेम है, ठीक है। तो डी डॉट ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट नेम, तो देखते हैं वो शो हुआ कि नहीं हुआ। डी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट नेम यहाँ पर सुमन शो हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट में हमारे पास आईडी भी था तो हम आईडी भी शो करा लेते हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर हम अगेन एक स्पेस दे देंगे, यहाँ पर हम करेंगे डी डॉट ओबीजे डॉट आईडी, तो वहां पर आपका आईडी शो हो जाएगा, ठीक है, आईडी शो हो जाएगा। और हमने एपीआई भी बनाया था तो उसको भी हम कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। डी डॉट हमने क्या किया था, उसका नाम रखा था हमने एपीआई के अंदर में है जेसन। तो आप
क्या करेंगे डी डॉट एपीआई डॉट जो भी नाम आप पास करेंगे वहां पर जेसन एपीआई डॉट आप क्या करेंगे जेसन, ठीक है। और ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, तो इसको आप ठीक है। तो अभी हम देखेंगे तो अगेन सी4 में जेसन, तो अच्छा वो एपीआई नेम था, वो जो है एपीआई नेम का था, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पर आएंगे अपने सी4 में और जो है इसका जेसन नाम नहीं था, इसका नाम था एपीआई नेम। तो अभी देखेंगे तो हमारा एपीआई भी आ चुका है, ठीक है। अब हमने अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम पेरेंट से चाइल्ड में डेटा पास कर रहे हैं। पेरेंट से, ये हमारा पेरेंट है मतलब कि डेटा कॉन्टेक्ट से, और हम चाइल्ड में केवल डेटा ले रहे हैं, लेकिन हम चाइल्ड से पेरेंट में नहीं भेज रहे हैं। हम वो देखते हैं वो कैसे सेंड करेंगे। पहले जो है प्रॉक्स प्रॉक्स ऊपर नीचे करना पड़ता था, अब बहुत ही आसान हो गया है। तो हमने यहाँ पर याद कीजिए एक काउंटर बनाया है, हमने यहाँ पर एक काउंटर बनाया है, काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 है और हमने सेट काउंटर फंक्शन भी पास किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप हम क्या करेंगे H1 में जो है पहले तो काउंटर को डिस्प्ले कराएंगे, सबसे पहले तो काउंटर को डिस्प्ले कराएंगे, तो डी डॉट काउंटर। अब मैं बार बार डी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको डी में लिया है। इसकी जगह डी की जगह अगर मान लीजिए मैंने ए किया होता तो मैं ए डॉट करता, तो डी डॉट करूंगा, काउंटर करूंगा, तो काउंटर की वैल्यू 0 आ रही है। अब ये 0 क्यों आ रही है, इसका रीजन ये है कि मैंने यहाँ पर डेटा में 0 पास किया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं 10 पास करूंगा तो वहां पर 10 होगा, तो 10 होगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर 0 ही करूंगा, यहाँ पर 0 ही करूंगा, ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब जो है हमें यहाँ से मतलब कि इस C4 से उस काउंटर को चेंज करना है, इस काउंटर को हमें चेंज करना है 0 को। वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सेट काउंटर पास कर रखा है, सेट काउंटर हमने पास कर रखा है। तो आप क्या करो, एक बटन बनाओ, एक बटन बनाओ, इसका नाम हम रख देते हैं इंक्रीज काउंटर, इंक्रीज काउंटर। स्पेलिंग पे आप ध्यान मत दीजिए, आप कॉन्सेप्ट समझिए, इंक्रीज काउंटर, इंक्रीज काउंटर बाय 1, या मैं बाय 1 ही कर रहा हूँ, आप कितना भी कर सकते हो। यहाँ पर जो आप नॉर्मली करते हो, जैसे नॉर्मली आप बटन की वैल्यू कैसे इंक्रीज करते हो, काउंटर वैल्यू कैसे करते हो, ऑन क्लिक लगाते हो, ऑन क्लिक में सारा काम करते हो ना, इसी तरह से। और यहाँ पर मैं करूंगा सेट काउंटर, सेट काउंटर में नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा सेट काउंटर किसके अंदर है, डी के अंदर है। मैं डी डॉट करूंगा सेट काउंटर, डी डॉट सेट काउंटर करूंगा, और उसमें क्या क्या करूंगा, काउंटर +1, नहीं डी डॉट काउंटर +1, क्योंकि मैं उसको डी से ही एक्सेस कर पाऊंगा, डी डॉट काउंटर +1। तो अभी मैं देखूं मतलब कि मैं C4 में हूं, मैं C4 से बिना C3 में कुछ डेटा पास किए, C3 खाली है, देखिए C3 में कुछ भी पास नहीं किया, C1 में कुछ भी पास नहीं किया, मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूंगा, काउंटर की वैल्यू को, वो मैंने चेंज कर ली, यहाँ से मैंने उसका लॉजिक लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ इंक्रीज काउंटर बाय 1 क्या, तो देखिए हमारा काउंटर बढ़ रहा है, इस तरह काउंटर बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही आसान है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। तो हमें ये प्रॉप्स डील में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि पहले तो ये फाइल बंद कर देते हैं, ये सारी चीजें बंद कर दो। सबसे पहले आपको एक फ़ोल्डर बनाना है कॉन्टेक्स्ट का। आप बिना फ़ोल्डर बना भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज़ रखें। कॉन्टेक्स्ट के अंदर में आप जो भी कॉन्टेक्स्ट, डेटा कॉन्टेक्स्ट, हमने यहाँ पे डेटा कॉन्टेक्स्ट बनाया है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और वहाँ पर जो है आपको हमेशा 2 फाइल बनानी है। आप एक फाइल से काम चला सकते हैं, लेकिन आप 2 फाइल बनाएँ जिसकी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। आपको पहले कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, तो आपको कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 लाइन का कोड है, केवल इम्पोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जो कि आप रिएक्ट से इम्पोर्ट करेंगे, उसको एक वेरिएबल में कॉल करेंगे और उसको जो है एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके बाद आप स्टेट बनाएंगे, स्टेट जो है आपका डेटा सेंटर होगा, तो आपको यूज स्टेट, वो यूज स्टेट बाद में, सबसे पहले तो आप RAFC करेंगे, जिससे आपका एक फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, जो आपने इधर कॉन्टेक्स्ट बना रखा है, डेटा कॉन्टेक्स्ट, उसको इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट करने के बाद रिटर्न में उसको रैप अप करना है डेटा कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर में। ये डेटा कॉन्टेक्स्ट जो आपको प्रोवाइड करेगा आपके चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन मतलब कि आपके सारे कंपोनेंट को, पूरे ऐप को। और यहाँ पर जो भी आप स्टेट बनाना चाहते हैं, जो भी डेटा बनाना चाहते हैं, जो भी लॉजिक लिखना चाहते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर लॉजिक लिख लेंगे और उसको जो है इस तरह से वैल्यू में आप पास कर देंगे। अब ये जो पास वैल्यू है, इसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको आपके एफजेएस में आना पड़ेगा, और एफजेएस में आपको डेटा स्टेट से, जो भी आप स्टेट का नाम रखे हैं फाइल का नाम, उसको आपको रेफर करना पड़ेगा। जिस तरह से आप जो है रिएक्ट राउटर डॉम यूज करते हो, तो उसमें ब्राउज़र राउटर से पूरे ऐप को रेफर करते हो, उसी तरह से आपको डेटा स्टेट से पूरे ऐप को रेफर करना होगा। ये रेफर करने के बाद आपको जहां पर यूज करना है, जिस कंपोनेंट में यूज करना है, जैसे कि मेरे को C4 में यूज करना था, तो उस वहां पर आपको डेटा कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना है, कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल को इंपोर्ट करना है, मतलब ये वाली फाइल को इंपोर्ट करना है, स्टेट को इंपोर्ट नहीं करना, ठीक है।
ये इंपोर्ट करने के बाद आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करेंगे, उसको कॉल करेंगे और उसमें जो है जो आपने डेटा कॉन्टेक्स्ट दिया था उसको पास कर देंगे। ये पास करने के बाद जो-जो आपने स्टेट में बनाया है स्टेट बनाया है, जो-जो पास किया है, वो सारी चीज़ें हो जाएँगी एक्सेसिबल। वो सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाएँगी और यहाँ पर आप तो ये तो आपको यूज़ करना आता ही है। डी डॉट या फिर जो भी नाम दिया उस नाम से आप सारी चीज़ें को एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान होता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई कॉन्टेक्स्ट एपीआई बहुत ही आसान है। एक बार आप इसको समझ जाएँगे, एक बार इसका आपने कोड लिख लिया, आपका हाथ बैठ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें।